हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और 11th केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये 6th लेक्चर है और छठे वीडियो में हम ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि मानक पूर्वलग्न कितने होते हैं, उन सभी पर जानेंगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रकों की प्रणाली कितनी होती है, फिर से वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, इन सभी पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम समझते हुए सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आ जाता है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि मानक पूर्वलग्न। तो मानक पूर्वलग्न क्या होते हैं, इसका मतलब आप समझिएगा। मानक पूर्वलग्न का सिंपल सा मतलब यही है कि देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिसको नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि 10 के पावर 1 हो तो उसको डेका कहते हैं, और यदि 10 के पावर -1 है तो उसे डेसी कहते हैं, ठीक है ना। यदि 10 टू द पावर 2 है तो इसको हेक्टो कहेंगे, और 10 टू द पावर -2 है तो इसको सेंटी कहेंगे। यदि 10 टू द पावर 3 है तो इसको किलो कहते हैं, और 10 टू द पावर -3 है तो इसको मिली कहते हैं। यदि 10 टू द पावर 6 है तो इसको मेगा कहेंगे, और 10 टू द पावर -6 है तो इसको माइक्रो कहते हैं। यदि 10 टू द पावर 9 है तो इसको गीगा कहते हैं, और 10 टू द पावर -9, यहाँ पे +9 है तो गीगा, और -9 है तो नैनो कहेंगे। यदि 10 टू द पावर 12 है तो इसको हम क्या कहेंगे, टेरा कहेंगे, और 10 टू द पावर -12 है तो इसको पीको कहते हैं। 10 टू द पावर 50 है तो इसको क्या कहते हैं, 10 टू द पावर 15 है तो इसको पेंटा कहते हैं, और 10 टू द पावर -15 है तो इसको फेंटो कहते हैं, फेंटो। अगर 10 टू द पावर 18 है तो इसको हेक्सा कहते हैं, और 10 टू द पावर -18 है तो यहाँ पर -18 को एटो कहते हैं। 10 टू द पावर 21 है तो जेटा कहते हैं, और 10 टू द पावर -21 है तो जेप्टो कहते हैं। 10 टू द पावर 24 है तो इसको योटो कहते हैं, और 10 टू द पावर -24 है तो इसको योक्टो कहते हैं। तो ये जो हमारे पास हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मानक पूर्वलग्न है, तो इन सभी को तैयार कर लेना है, नाम याद कर लेना है, ठीक है ना। नाम याद रहेगा तो बहुत ही काम आएगा, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ के होंगे। इसका स्क्रीनशॉट केवल ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। साइड में हट रहा हूं, चलिए जल्दी ले लीजिए, अच्छी बात है जी। नेक्स्ट, पहला हमारा मानक पूर्वलग्न समझ लिए, अब हम जानेंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होने वाले मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं, उसी को मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों की गणना से ही प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उसी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। तो मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होने वाले मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, या ये कह दीजिए कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊं अच्छे तरीके से, तो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, बात तो सही में कह रहा हूं। अब देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई एक मूल राशि है, और लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, लंबाई का जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मूल मात्रक क्या होता है, चौड़ाई का भी मीटर ही होता है। चौड़ाई को भी तो मीटर से ही मापते हैं ना, तो मीटर गुणे मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा देखिए, ये मीटर मीटर एक मूल मात्रक होता है, और मूल मात्रक से ही ये व्युत्पन्न एक और मात्रक बना है जो है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो हम यही कह रहे हैं कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों की गणना से ही प्राप्त होते हैं,
मतलब मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होने वाले जो मात्रक होते हैं उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या ये हम कह सकते हैं कि ऐसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि पहला हमने क्षेत्रफल का एग्जाम्पल दिया, दूसरा हम दे सकते हैं आयतन का एग्जाम्पल। आयतन का क्या होता है जी? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है ना आयतन का। तो आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई का मात्रक तो मूल मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई को भी हम मीटर से ही मापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर से ही मापते हैं। मीटर गुणे मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे ये मीटर क्यूब क्या है? ये एक व्युत्पन्न मात्रक है। और यहाँ पे मीटर ये क्या है? तो ये मूल मात्रक है। तो मूल मात्रकों की गणना से प्राप्त होने वाला जो मात्रक होता है इसी को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये भी आपका दूसरा जो टॉपिक है ये भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आ गए ना? चलिए अब हम तीसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक आता है जो है मूल मात्रकों की प्रणाली। अब मूल मात्रकों की प्रणाली, तो मूल मात्रकों की मुख्यतः तीन प्रणालियां होती हैं। तीन प्रणाली का मतलब पद्धति मतलब सिस्टम। तो मूल मात्रकों की तीन सिस्टम होती है, तीन प्रणालियां होती हैं। तो मतलब क्या है कि जो मात्रक है उसको, मात्रक को हम कैसे, मात्रक को मतलब यूनिट का एक सिस्टम होता है और यूनिट को मापने का एक सिस्टम होता है, वो तीन है जो है सीजीएस पद्धति, फिर से एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। इसका मतलब क्या है? सीजीएस पद्धति का जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। तो सेंटीमीटर, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो ये है ना सी क्या है? सी है लंबाई का मात्रक। यहाँ पे जी क्या है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। और सी के एस क्या है? ये सेकेंड मतलब समय का मात्रक है। तो यहाँ पे लंबाई को जो सी है ना, तो ये लंबाई को सीजीएस पद्धति में लंबाई को हम सेंटीमीटर से मापते हैं और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान को हम ग्राम से मापते हैं और समय को हम सेकेंड से मापते हैं, ठीक है ना। अगला आता है एफपीएस पद्धति में, यदि हमें लंबाई को मापना है तो हम फुट से मापते हैं। किससे? फुट से मापते हैं, फुट से। अगर हमें द्रव्यमान चाहिए एफपीएस पद्धति में तो ये इसको पाउंड से हम मापते हैं, पाउंड, ठीक है ना। अभी भी विदेशों में क्या होता है, जाएंगे अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पर फ्रांस में क्या होता है, द्रव्यमान को पाउंड में ही मापा जाता है और समय को तो हमेशा सेकेंड से ही मापा जाता है। अगला आता है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान को हम किसमें, द्रव्यमान को हम लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। तो लंबाई को मीटर में मापेंगे तो इसको हम स्मॉल एम लिख देते हैं। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं तो केजी लिख देते हैं। और समय को हम सेकेंड से ही मापते हैं तो सेकेंड हमने लिख दिया। तो ये आप याद रखेंगे कि ये तीन पद्धतियाँ होती हैं। यहाँ पे याद रखेंगे जो एफपीएस पद्धति है इसे हम ब्रिटिश पद्धति के नाम से जानते हैं। मतलब एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से जाना जाता है। मतलब एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से हम जानते हैं, ब्रिटिश में यहाँ पे लागू होता है। अगला आता है, एक होता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का फॉर्मूला जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। अब एसआई पद्धति में कौन कौन से आ जाते हैं, जो 7 मूल मात्रक हैं वो आ जाएंगे और 2 पूरक मात्रक है वो आ जाएंगे। 7 मूल मात्रक कौन है? लंबाई है, मतलब 7 मूल मात्रक क्या है? एक है मीटर है, ठीक है ना, किलोग्राम है, सेकेंड है, केल्विन है, ज्योति तीव्रता है, उसके बाद जो क्या है हमारा विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर को ए से एम्पियर है,
पदार्थों की मात्रा मोल है। तो ये हमारे पास 7 क्या है, यहाँ पे हमारा 7 आपको दिखाई दे रहा है। 7 ये मूल मात्रा किस में आते हैं, किस में, एसआई पद्धति में। और 2 स्टैंडर्ड मतलब 2 पूरक मात्रक भी आते हैं। पूरक मात्रक में एक होता है रेडियन और एक दूसरा और होता है जो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो ये आते हैं जी, ये सब हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो हमारे पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अभी हमने क्या जान लिया, तीसरा टॉपिक जो है मूल मात्रकों की पद्धतियों पर डिस्कस कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट आता है 4th नंबर और अंतिम हमारा टॉपिक जो है वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब क्या है कि किसी संख्या को उनके निकटतम 10 की घात में व्यक्त करना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। किसी भी संख्या को उनके निकटतम 10 के घातों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, 10 की घातों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं अगर एक अंक लिखा गया 153.3 लिखा गया है। अब इसमें अगर हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको मतलब ये एक संख्या है तो इसको उनके निकटतम 10 के घातों में व्यक्त करना है। तो 10 के घात में कैसे व्यक्त करेंगे, ये जो दशमलव है अगर हम इस दशमलव के 2 घात मतलब यहाँ पर लाना चाहें तो अगर हम ऐसे ला देते हैं, दो अंक इधर लाते हैं तो 1.533 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10 के घात 2 अंक हम दशमलव की इधर लाए हैं ना, तो इधर लाते हैं तो 2 से गुणा करा देते हैं। याद रखेंगे दशमलव को यदि हम बाएं ओर लाते हैं, बाएं ओर अगर लाएंगे तो प्लस में लिखेंगे। और यदि दशमलव को अगर हम दाईं ओर लेके जाते हैं, इधर लेके जाएंगे, इधर जितने अंक, तो उसको हम अगर दाएं ओर ले जाएंगे तो उसको हम माइनस लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे और भी हम एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दूसरा हम दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल 0.00731, ये एक एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे 2 दशमलव है। अब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, 10 के घातों में लिखना है। तो इस दशमलव को हम क्या करते हैं, एक अंक अशून्य अंक के मतलब यहाँ पे हम ला देते हैं। तो यहाँ पे लाने के लिए, इस दशमलव को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या कर देंगे, तो इसको अगर हम ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7.31 हो जाएगा, 7.31 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे कितने का गुणा कराना पड़ेगा, 10 के घात। अब देखिए यहाँ पे दाईं ओर हम दशमलव पे ले जा रहे हैं, दाईं ओर लेके गए हैं ना, तो दाईं ओर में माइनस लिखते हैं। तो कितने अंक लेके गए हैं, 1 2 3 अंक लेके गए हैं, तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप कर देंगे। ठीक है। जैसे तीसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं 532.4 है, ऐसे है। अब इस दशमलव को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, तो अगर हम क्या कर देंगे तो 5.324 हो जाएगा। ये तो हो गया, परंतु अब कितने का गुणा कराना पड़ेगा, तो 2 अंक हम इधर लाए हैं तो 10 के पावर हम 2 से गुणा करा देंगे। क्यों, दाईं ओर लाए हैं तो दाईं ओर लाएंगे ना, सॉरी बाईं ओर हमने इसको लेके गए हैं तो इसलिए प्लस में 2 लिखे हैं। अगर हम इसको दाहिने तरफ ले जाते तो माइनस में लिखते। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे जो वैज्ञानिक संकेतन। यहाँ पे कहा ही गया है कि किसी संख्या को उनके निकटतम 10 के घातों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। मतलब ये जो है ना इसके ही बराबर है, ये जो लिखा गया है ये इतने के बराबर है, ये जो लिखा गया है इतने के बराबर है। केवल हमने यहाँ पे किया क्या है कि 10 के घात में ये सब लिखे हुए हैं और ये 10 के घात में नहीं लिखे गए थे। और यही 10 के घातों में व्यक्त करना ही वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। वैज्ञानिक ज़्यादातर संकेतों द्वारा ही दर्शाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे और टॉपिक सब कुछ समझ में आए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फिजिक्स की और केमिस्ट्री का, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना। चलिए जी, थैंक यू।